हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टेस्ट के ऊपर। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी एग्रीगेट्स के बारे में, जाना था कि एग्रीगेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना था। और उसी को कंटिन्यू करते हुए हमें ये जरूरी है पता करना डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को करके एग्रीगेट्स के ऊपर कि वो वाकई हमारे जो भी पेवमेंट में यूज होने वाला है, रोड्स में यूज होने वाला है, क्या वो सही में वो हमें एक्चुअल रिजल्ट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो एग्रीगेट के बहुत सारे टेस्ट हमको पढ़ने होते हैं, बट हम अपने करिकुलम के हिसाब से कुछ टेस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। और उन टेस्ट के अंदर हम सबसे पहले आज बात करने वाले हैं क्रशिंग टेस्ट की बात करेंगे, एब्रेशन के बारे में बात करेंगे और इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। अब ये तीन टेस्ट को आप सुन रहे होंगे, समझने की भी अगर कोशिश करेंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि ये पूरे के पूरे जो टेस्ट हैं, जैसा कि क्रशिंग हो गया, अब्रेशन हो गया या फिर इम्पैक्ट हो गया, तो ये कहीं ना कहीं इससे मिलते जुलती प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई हैं। लाइक हार्डनेस हो गया, बियर एंड टियर के बारे में पढ़ा, टफनेस के बारे में पढ़ा। तो टाइप ऑफ लोडिंग के बेसिस पे ही ये टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो उसके उसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं क्रशिंग टेस्ट के ऊपर। क्रशिंग टेस्ट के अंदर हम कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं और उस डायग्राम से हमें ये पता चल जाएगा, हमारा एक टाइम सेव हो जाएगा कि हमें डायग्राम के क्या क्या डायमेंशंस रखने हैं और किस हिसाब से क्या चीज़ों को वहाँ पे इन्वॉल्व करना है, बेसिकली प्रोसेस को इन्वॉल्व करना है। उस डायग्राम से हमें समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप इस स्क्रीन के अंदर ये एक डायग्राम देख रहे हैं। अब डायग्राम को डिफाइन करने से पहले मैं बता दूं कि क्रशिंग टेस्ट होता क्या है एक्चुअल में। एग्रीगेट की जब हमको मैकेनिकल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी होती है, बेसिकली क्या होता है कि जब पेवमेंट के अंदर जब हम चल रहे होते हैं और उसके अंदर सपोज हमारे टायर्स चल रहे हों, तो वहां पे एक लोड के कारण उसके अंदर हो सकता है या होता ही है बहुत बार कि वो डैमेज होते हैं। उनके अंदर लोडिंग के कारण उनके अंदर टूट फूट होती हैं। तो उसकी कितनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। और या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वो कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है, एक एग्रीगेट जो है वो कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है एक ग्रेजुअली अप्लाइड रोड के अंदर, उसको भी हम इसके अंदर पता कर रहे होते हैं। जनरली क्या होता है कि जिस भी एग्रीगेट की लो क्रशिंग वैल्यू होती है उसको हम हाई क्वालिटी पेमेंट के अंदर यूज कर रहे होते हैं। अब ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ इस तरीके का सेटअप चाहिए होता है। ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर ये एक बेस प्लेट लगी हुई है। अगर मैं इस सिलेंडर के स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इस सिलेंडर का जो इंटरनल डायमीटर है वो 15.2 सेंटीमीटर होता है, जिसके अंदर एट द एंड हम अपने सैंपल को पोर करते हैं और उसके ऊपर हम प्लंजर को फॉल कराते हैं। अगर हम इस प्लेट की बात करें तो ये प्लेट भी 15 सेंटीमीटर प्लेट होती है इस प्लंजर की अगर हम बात करें। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे हमारा टेम्परिंग रॉड दिख रही होगी, जिसकी जो लेंथ है या फिर उसकी आप डेप्थ बोल सकते हैं वो 60 सेंटीमीटर है। और इस टेम्परिंग रॉड का जो डायमीटर है वो लगभग 16 mm का होता है। साथ ही साथ जब हम सैंपल को जब मिक्स कर रहे होते हैं उसके लिए हमारे पास एक अलग से सिलेंडर होता है जिसके अंदर हम सैंपल को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद हम इस पर्टिकुलर सिलेंडर पे अपने सैंपल को डाल रहे होते हैं। अब मिक्स करने के टाइम पे जो सिलेंडर है उसके कुछ डायमेंशन अलग होते हैं। अगर मैं बात करूं इस सिलेंडर का जो इंटरनल डायमीटर होता है वो लगभग 11.5 सेंटीमीटर का होता है और इसकी जो डेप्थ होती है फिर हाइट होती है वो 18 सेंटीमीटर होती है। अब हम इसको स्टार्ट किस तरीके से करते हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा जानने की जरूरत है। सबसे पहले तो जो हम एग्रीगेट ले रहे हैं वो एग्रीगेट हमारे ड्राई होने चाहिए। जब भी हम सैंपल को यूज करते हैं या एग्रीगेट को लेते हैं तो वो हमारा ओवन में हम पहले रखते हैं उसको, क्योंकि जितने भी मॉइस्चर है उसको हम हटा देते हैं और फिर उस ड्राई एग्रीगेट को लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्टली उसको यूज कर लिया, हमें कौन से एग्रीगेट यूज करने हैं उसके लिए भी हमको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीव। हम दो सीव यहाँ पे यूज करेंगे, वैसे तो तीन यूज करते हैं मगर अभी हम दो सीव के बारे में बात कर रहे हैं। दो सीव जिसके स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरीके से होते हैं। एक सीव जिसका 12.5 mm साइज की होती है और दूसरी 10 mm साइज की सीव होती है।
हम सबसे पहले अपने एग्रीगेट को इसके अंदर डालेंगे और इसके अंदर डालने के बाद जितने भी 10 mm के ऊपर रिटेन हो जाएंगे, जो रिटेन हो जाएंगे, पास नहीं, जो पास होंगे हम उसकी बात नहीं कर रहे, जो यहां पे रिटेन हो जाएंगे हम उसी एग्रीगेट्स को लेंगे। अब उस एग्रीगेट्स को हम लेते हैं 10 mm में जो रिटेन हो जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा सैंपल है 5 किलो या फिर 5 से 10 किलो के बीच में लेते हैं, वो पूरे के पूरे सैंपल को हम क्या करेंगे, 3 इक्वल लेयर में डिवाइड करेंगे और हर लेयर को इसके अंदर हम इस सिलेंडर के अंदर, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डालेंगे और अपने इसी टेम्परिंग रॉड से उसको हम टेम्पर करेंगे। 3 लेयर 3 बार टेम्परिंग रॉड से हम इसको टेम्पर करेंगे और पर ब्लो जो होगा वो 15 का होगा। 15 बार हम उसको टेम्परिंग करेंगे। टेम्परिंग का बेसिक रीजन ये है कि उसके अंदर जो भी वॉइड्स वगैरह हैं वो वॉइड्स वगैरह आपके हट जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी सैंपल को हम इस सिलेंडर के अंदर रख देंगे। अब इस सिलेंडर के अंदर हम क्या करेंगे, फर्दर हम एक ग्रेजुअल लोड अप्लाई करेंगे। अब वो लोड कितना होना चाहिए, वो हम 40 टन का लोड उसके अंदर अप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज कब होता है बच्चा कि ये जो लोड हम अप्लाई करा रहे हैं वो डायरेक्टली 40 टन का होता है क्या, या फिर हम धीरे धीरे, जैसा कि मैंने अभी नाम लिया ग्रेजुअली, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे 0 से 0 1 2 3 करके और 40 टन तक इसको हम जाएंगे। हम इसे पर मिनट 4 टन का लोड इसे प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। अच्छा, लोडिंग के पहले जब हमने सैंपल दिया था तो इस सैंपल को हम क्या करेंगे, सैंपल जब इस सिलेंडर के अंदर रहेगा उसको वेट कर लेंगे, उसका कुछ वेट होएगा। अच्छा, वेट तो हमने कर लिया पहले एक एम्प्टी सिलेंडर को, उसके बाद एग्रीगेट को डालने के बाद वेट कर लिया है, हमारे पास वो वेट आ गया। उसके बाद जब हम इसके अंदर लोडिंग करेंगे, लोडिंग के बाद हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है जब लोड इसमें पड़ रहा होगा तो ये सेटल डाउन होगा, उसके अंदर रबरिंग एक्शन के कारण उसमें रगड़ पैदा होएगी तो ब्रेक डाउन होएंगे। तो उसके बाद हम जब इस सैंपल को निकालेंगे, इस सैंपल को हम 2.36 mm की सीव से पास कराएंगे। तो जितना हमारा जो क्रस्ड एग्रीगेट है जो टूटा है लोडिंग के कारण, वो हमारा यहाँ पे इकट्ठा होएगा और उसको हम वेट कर लेंगे, जिसका हम नाम देंगे W2। पहले इसका हमने एम्प्टी का लिया और उसके बाद हमने उसको साथ लिया, तो हमारे पास वो वेट क्या हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू वेट जब फिल रहेगा एग्रीगेट के साथ और माइनस जब वो एम्प्टी रहेगा, तो इससे ये W1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है, जो एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू मिलने वाली है, वो कुछ इस तरीके से मिलेगी कि हमको इस W2 को W1 से डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके से हमारे पास एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू आ जाएगी। हम कोशिश करते हैं जहां पे गुड क्वालिटी एग्रीगेट हो, ज्यादातर जैसे अगर हम बेस कोर्स की बात करें तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 40% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, जबकि सरफेस कोर्स की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू 30% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो कुछ इसी तरीके से ये टेस्ट है जिसकी अलग अलग वैल्यूज हमें बताती है कि हमें किस लेयर में किस एग्रीगेट को यूज करना है। अगर मैं इसके एक बार फिर से रिव्यू को बताऊं, एक समरी फिर से मैं रिपीट करूं, तो कुल मिला के हमें एग्रीगेट लेना है, एग्रीगेट को सिलेंडर के साथ वेट कर लेना है और उसके बाद हमें इस सैंपल को इसके अंदर डालना है, लोडिंग देनी है, ग्रेजुअल लोडिंग देनी है 40 टन की। जाहिर सी बात है लोड के कारण ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो जो भी क्रस्ड पीसेस हैं उसको 2.36 mm की सीव से पास कराना है। जितना भी अमाउंट पास होएगा उसका वेट ले लेना है और ये W2/W1 × 100 कर देंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यूज को ही हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से हम एग्रीगेट की मैकेनिकल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रशिंग टेस्ट।